हमने पढ़ना है प्रोनाउन से कि प्रोनाउन आपके पास क्या चीज है। इससे पहले मैं आपको जो है वो नाउन के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, यानी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वैसे आपके पास जो 8 to 9 इसकी टाइप्स हैं। ठीक है, लेकिन आप इसको ज्यादा भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन जो इसकी मेन मेन है जो आपको इंग्लिश ग्रामर टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है वो 8 से 9 है। ठीक है। और ये जो आपके पास 8 से 9 टाइप्स हैं, ये टाइप्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, बिकॉज इससे ही आप इजीली जल्दी से एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन से। प्रोनाउन आपके पास क्या होता है। अब देखें, प्रो का मतलब होता है फॉर। तो प्रोनाउन का मतलब आपके पास ये होता है कि ऐसे अल्फाज जो आपके पास नाउन की जगह इस्तेमाल हो, वो आपके पास प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है। ऐसे अल्फाज जिसको आप नाउन की जगह पर इस्तेमाल करें, उसको आप क्या कहते हो, उसको आप कहते हो कि वो आपके पास प्रोनाउन है। इसकी फिर एग्जांपल्स हैं कि कौन कौन से प्रोनाउन आपके पास हो सकते हैं। तो नीचे देखिए मैंने कुछ मेंशन किया हुआ है कि ही, शी, इट, यू, दे, ये सब आपके पास प्रोनाउन हैं। कैसे प्रोनाउन है? देखिए, आप जब भी कोई सेंटेंस लिखते हो तो उसमें हो सकता है कि आप किसी तीसरे पर्सन का नाम ना लेना चाह रहे हो। तो अगर आप उसका नेम नहीं ले रहे, या हो सकता है आपको उसका नेम नहीं पता, तो आप उसके नेम की जगह पर शी का इस्तेमाल करें। ठीक है। तो यानी आपने उसके नेम की जगह किसी और वर्ड का यूज किया, तो वो जो आपने किसी तीसरे वर्ड का यूज किया वो आपके पास प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है। तो सिंपल आप ऐसे कहोगे, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज प्रोनाउन, तो आप कहोगे अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन क्या था, मैंने लास्ट में आपको बताया था, किसी शख्स, जगह या चीज का नाम आपके पास नाउन कहलाता है। तो नाउन की जगह पे अगर आप कोई न्यू वर्ड यूज करते हैं, तो आप उस वर्ड को कहते हो कि वो आपके पास प्रोनाउन है, जो कि ही, शी, इट, यू, दे, ईटीसी, और भी बहुत सारे हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता करके हम डिस्कस करते जाएंगे। तो ये सिंपल आपके पास प्रोनाउन होता है। अब जिस तरीके से आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच की काइंड्स हैं, इसी तरीके से प्रोनाउन की भी काइंड्स आपके पास होती हैं। प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इसकी भी तकरीबन अगर देखा जाए तो तकरीबन 7 से 8 काइंड्स हैं, ज्यादा भी हैं, लेकिन जो मेन है, मेन मेन जो हमारी हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट टाइप आती है, आप उसे कहते हो पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। सबसे पहली टाइप का नाम है पर्सनल प्रोनाउन। नाम आगे पीछे हो सकते हैं, टाइप के नेम आगे पीछे होने से कुछ नहीं होता। मैं बस आपको तरतीब के साथ हर टाइप के बारे में डिस्कस करके जो है वो बताती रहूंगी कि अब आपके पास पर्सनल प्रोनाउन जो है वो क्या चीज है। तो अब देखें, पर्सनल प्रोनाउन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपने इस टेबल को याद रखना है। अब इस टेबल को मैंने किस तरीके से जो है वो डिजाइन किया हुआ है, ये देखिएगा। अब देखिए, मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है, यानी मैं पढ़ा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो मैं आपके पास क्या हूँ, स्पीकर हूँ। ठीक है, मैं स्पीकर हूँ तो यानी मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, बिकॉज मैं बोल रही हूँ, और आप लोग सुन रहे हैं, यानी आप लिसनर हैं, तो आप इसका मतलब सेकंड पर्सन हुए। और मैं जिस चीज के बारे में बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी तीसरे पर्सन को डिफाइन कर रही हूँ, या मैं किसी तीसरे पर्सन की बात कर रही हूँ, तो वो जो तीसरा शख्स होगा, आप उसे कहोगे थर्ड पर्सन, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। ठीक है। फर्स्ट पर्सन मैं हूँ, सेकंड पर्सन आप है बिकॉज आप सुन रहे हैं, और फॉर एग्जांपल मैं लेक्चर के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, तो वो जो लेक्चर है ये मेरे पास थर्ड पर्सन है। जब मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही हूँ, ये आपके पास थर्ड पर्सन है। तो इस तरीके से आपके पास 3 पर्सन होते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आपके पास 3 केसेस होते हैं, या जिसे आप कह सकते हो कि आपने 3 कॉलम्स को याद रखना होता है। ये कॉलम्स आपके पास इंपॉर्टेंट है। ये वही कॉलम्स हैं जो कि आगे जाके आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो सबसे पहले कॉलम का नाम देखिए, सब्जेक्टिव केस। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर 3 केसेस होते हैं। एक है सब्जेक्टिव केस, दूसरा आपके पास होता है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा आपके पास होता है पोजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या होता है? सब्जेक्टिव केस में आप क्या करते हो, आप नाउन की जगह पर आई या वी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसमें आप आई का यूज करते हो, वी का भी यूज करते हो। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके भी समझाती हूँ
कि मैं जो है वो क्या कहना चाह रही हूँ, कि कैसे हम इसका जो है वो इस्तेमाल करते हैं। नीचे वैसे मैंने काफी सारे एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं, तो उसको मैं बताती हूँ, वेट कीजिएगा। अब देखिए उसके बाद आपके पास यू भी सब्जेक्टिव केस में आता है। ही शी इट दे, ये भी आपके पास किस में आ जाते हैं, सब्जेक्टिव केस के अंदर आ जाते हैं। अभी मैं एग्जांपल करूंगी, उसमें मैं आपको इस टेबल को प्रैक्टिकली लाकर दिखाऊंगी कि कैसे कैसे हम वन बाय वन इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। अभी आप जस्ट इस टेबल को रीड करने में अंडरस्टैंड करें कि क्या चीज है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव में आपके पास मी होता है, अस होता है, यू है, हिम, हर, इट, देम। आपको पता है कि जब हम किसी लड़के का जिक्र करते हैं तो उसके साथ हिम का इस्तेमाल करते हैं। शी अगर लगाते हैं, लड़की का जिक्र करते हैं, वहां पे हर लगाते हैं। किसी चीज का जिक्र करते हैं, इट लगाते हैं। इस तरीके से अगर दे का यूज करते हैं तो देम लगाते हैं। ठीक है, और जब आई का आप यूज करोगे तो मी लगाओगे, वो का यूज करोगे तो अस लगाएंगे। तो ये चीज मैं अभी आपको आगे जाके बताती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास होता है पोजेसिव केस। पोजेसिव केस क्या होता है? अब देखें, अब लाइक देखिए, हम हैं, हमें अगर कोई चीज कीमती है, हम उसके बारे में बड़े पोजेसिव हो जाते हैं। तो भाई ये चीज मेरे लिए बहुत कीमती है, ये हम ये भी कहते हैं कि मैं इस चीज के बारे में बहुत पोजेसिव हूँ। यानी इंग्लिश ग्रामर में पोजेसिव का मतलब ये है कि जिस चीज पर हम फोर्स दे रहे हो कि ये चीज मेरी है, यानी हम उस चीज के बारे में पोजेशन शो करें, तो इसे कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। तो पोजेसिव प्रोनाउन, जैसे ये माई माइन हो गया, जैसे मैं कहती हूँ कि ये किताब मेरी है, तो इसमें जो मेरी है वो पोजेसिव केस हो गया, कि मैंने अपने फिक्रे में जोर दिया कि ये किताब मेरी है। मैंने ये नहीं कहा कि ये एक किताब है, मैंने कहा ये किताब मेरी है। तो मेरी जो है, इसने पोजेसिवनेस शो की मेरे बारे में, कि मैं अपनी किताब के बारे में पोजेसिव हूँ, मुझे मेरी किताब बहुत कीमती है। ठीक है, तो इस तरीके से पोजेसिव को इस मायने में हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से आर्स आपके पास है, यूअर, यूअर्स है, ये भी पोजेसिव केस है। हिज हो गया, हर और हर्ज हो गया, इट्स हो गया, देयर और देयर्स हो गया। ये सारे आपके पास पोजेसिवनेस को शो करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। अब ये जो आपके पास पोजेसिवनेस है, इसको आप दो तरीके से डिफाइन करते हो। एक होता है एडजेक्टिव केस, एक होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन तो सिंपल है, जो मैंने अभी आपको बताया। प्रोनाउन क्या होता है? किसी भी इसम या किसी नाउन की जगह पे किसी वर्ड का इस्तेमाल करना प्रोनाउन कहलाता है। एडजेक्टिव को उर्दू में कहते हैं सिफ्त, इसम सिफ्त कहते हैं। किसी चीज की खूबी बयान करना कि भाई ये चीज मेरी है, या ये चीज मुझे बहुत पसंद है। तो इस तरीके से जो एडजेक्टिव के लिए मैंने चीजें लिखी हैं वो ये लिखी हुई हैं। देखिए ये जो चीज है ना, ये वाली पार्ट इस नोट्स में जरा गौर से देखिएगा, ये वाला पार्ट, ये चीज, ये एडजेक्टिव के बारे में है। ठीक है, और प्रोनाउन के बारे में ये वाली चीज है, ये प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से मैंने टेबल ड्रॉ किया हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। ठीक है, एडजेक्टिव के लिए आपके पास ये लेफ्ट साइड वाली लाइन है। ठीक है, और प्रोनाउन के लिए आपने ये राइट राइट साइड वाली जो कॉलम है, इसको यूज करना है। अब मैं प्रैक्टिकली आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि इस टेबल को आपने कैसे अप्लाई करना है, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में किस तरीके से एमसीक्यूज आएंगे, और आप उसमें कैसे बताओगे कि यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसके अंदर पर्सनल प्रोनाउन कौन सा है। अब हम इस चीज को लर्न करने लगे हैं। टेबल सारे बात आपने याद रखना है जबानी, कि ही के साथ हिम, शी के साथ हर, इट के साथ इटी होता है, दे के साथ देम होता है। इस टाइप से आप इसको याद कर लें। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी अंडरस्टैंड और मजीद कीजिएगा। जो पोजेसिव केस है आपका, मैंने भी आपको ऊपर बताया था कि पोजेसिव केस को हम दो तरीके से तकसीम करते हैं। एक एडजेक्टिव होता है, दूसरा आपके पास प्रोनाउन होता है। ठीक है, एडजेक्टिव और एक प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव जब भी किसी सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होगा तो उसमें नाउन से पहले कोई ना कोई पोजेसिवनेस आ रही है। इस चीज को मैं प्रैक्टिकली बताती हूँ। अब यहाँ पे आप चेक कीजिएगा, दिस इज माइन कार, एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि दिस इज माइन कार। अब मुझे आप ये सोच के बताओ, क्या ये फिक्रा सही है? अब देखिए, आप बिगिनर है, आपको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन आपने थोड़ी बहुत इंग्लिश तो सुनी होगी ना, अक्सर आप जो है वो नेट वगैरह यूज करते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा हल्की फुल्की इंग्लिश का। आपको क्या देखने में ये सही लग रहा है कि दिस इज माइन कार? अब देखिए ये सही नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा? देखिए दिस इज माइन कार। माइन तो हमने नॉर्मल भी रियल लाइफ में कभी नहीं कहते ना, हम कहते हैं कि दिस इज माई बुक, या दिस इज माई कार, दिस इज माई पेंसिल। हम माई का वर्ड यूज करते हैं, माइन का यूज नहीं करते। अब सोचने की बात ये है, हमें कैसे पता चलता है कि जहाँ पर हमने जो है वो
माइन यूज नहीं करना बल्कि माई यूज करना है, इस चीज का आपको कैसे पता चला? वो आपको ऐसे पता चला, देखें, वैसे तो हम गुड लिसनर हैं, सारे बताए हम सुनने से फिक्रे याद कर लेते हैं। अब ये सेंटेंस के दिस इज माई पेन, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं छोटे क्लासेस में, माई पेन का हमने ऐसे पढ़ा होगा। बट उसकी लॉजिक क्या है, कैसे हमने यहाँ पर माई इस्तेमाल नहीं किया, माई यूज किया? तो इसका लॉजिक अब समझिएगा। अब देखिएगा, कार, कार आपके पास एक नाउन है। कैसे नाउन है? क्योंकि ये चीज का नाम है, किसी भी चीज का नाम आपके पास नाउन कहलाता है। ठीक है, तो कार आपके पास एक नाउन है। ये ऊपर जो मैंने एन लिखा हुआ है, ये नाउन को शो कर रहा है। ठीक है, तो अब ये चीज याद रखिएगा कि जब भी आपके पास नाउन होता है, तो अगर आपके पास किसी भी सेंटेंस में नाउन गिवन है, तो नाउन से पहले जो भी लफ्ज लिखा होता है वो आपके पास हमेशा एडजेक्टिव होता है। ठीक है, नाउन से पहले आपके पास जो भी लफ्ज लिखा होता है, जो वर्ड लिखा होता है, वो आपके पास एडजेक्टिव होता है। लेकिन अगर आपके पास कोई लफ्ज लिखा हुआ है और उस लफ्ज के बाद किसी किस्म का कोई नाउन नहीं है, तो उसका मतलब वो जो लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हो वो आपके पास एक प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा है। अब इस चीज को मैं इसी एग्जांपल के थ्रू अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। अब देखिएगा, अब देखिएगा, ये आपके पास नाउन है, एन लिखा हुआ है। ठीक है, अब नाउन तो है, मैंने पहले केस में पढ़ा था कि अगर नाउन है तो नाउन से पहले जो लफ्ज लिखा होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो अब देखिए, कार आपके पास नाउन है, तो नाउन से पहले जो लफ्ज है वो मेरे पास एडजेक्टिव होना चाहिए। तो क्या ये एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? अब ऊपर आपने इस चीज को मैच करना है। अब देखिए, एडजेक्टिव में मैंने आपको कहा था ये वाली लाइन याद रखनी है। अब देखिए, इस लाइन के अंदर, इस कॉलम के अंदर जो है वो माई है, माई एडजेक्टिव है। माइन तो आपके पास एक प्रोनाउन है, और यहाँ पर देखिए माइन लिखा हुआ है, एक प्रोनाउन लिखा हुआ है। तो ये चीज गलत है, यहाँ पर आपके पास एडजेक्टिव आना चाहिए, यानी आपके पास माई आना चाहिए था, माइन नहीं आना चाहिए था। क्योंकि आपने खुद कहा था कि अगर नाउन नहीं है तो उससे पहली वाली चीज प्रोनाउन होती है। तो जिसकी वजह से आपको पता चला कि ये यहाँ पे जो है आपके पास प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं होगा, आपके पास एडजेक्टिव का यूज होगा, और एडजेक्टिव जो है वो माई है। तो जिसकी वजह से ये फिक्र आपके पास रॉन्ग हो जाएगा, और इसका जो एक्यूरेट बनेगा वो ये रेड कलर से जिसे मैंने लिखा हुआ है कि दिस इज माई कार, ये मेरी कार है। कार आपके पास एक नाउन है, अब माई आपके पास एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर खुद देखें, आप यहाँ पर खुद मैच करो, आप पिंक कलर से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, नाउन से पहले ऑलवेज आपके पास क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। देखिए, नाउन से पहले मेरे पास हमेशा क्या आता था? एडजेक्टिव आता था। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इस तरीके से मैंने आपको पॉजेसिवनेस के फिक्रे बताए हैं कि कैसे कैसे आपके पास ये चीज होती है। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई तो काइंडली नीचे चैट का ऑप्शन है, क्वेश्चन करके मुझसे पूछ लें। अब नेक्स्ट देखिएगा, थोड़ा सा मजीद एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपका मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लिखे कि दिस कार इज माई। अब आप खुद सोचो, आप खुद, मतलब आपको बेशक इंग्लिश नहीं आती, लेकिन अब दिखने में आपको आइडिया लग रहा होगा, तो ये फिक्र जो मैं बोल रही हूँ, जो मैंने लिखा हुआ है, क्या ये सही है कि नहीं है? दिस कार इज माई, कभी आपने सुना है ये दिस कार इज माई? या आप लिखें कि दिस बुक इज माई, दिस बुक इज माई, कभी नहीं आपने देखा ऐसे लिखा हुआ? आपने सुना होगा यही कि दिस बुक इज माइन या दिस कार इज माइन, ये आपने सुना होगा। अब हम इस फिक्रे को जो है वो करेक्ट करते हैं, इस सेंटेंस को, और बताती हूँ कैसे। यहाँ पर माई की जगह पर माइन क्यों लगा? अब देखिएगा, ऊपर मैंने कहा था आपको, अगर नाउन का इस्तेमाल नहीं है किसी भी फिक्रे के अंदर, तो उससे पहले वाली चीज हमेशा प्रोनाउन होती है। तो देखें, ये जो आपके पास माई लिखा हुआ है, या इसके साथ, बिल्कुल, क्या इसके साथ, देखें यहाँ पे साइड पर, क्या कोई आपके पास नाउन है? नहीं है, इसके साथ नाउन नहीं है, दूर करके है, लेकिन इसके साथ तो नहीं है ना। तो इसके साथ नाउन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास एक प्रोनाउन है। तो अब बताएं, क्या माई प्रोनाउन है कि नहीं है? माइन को चेक करें आप, देखिए प्रोनाउन में ये वाला आपके पास कॉलम आता है, ये रीजन आता है इतना सा। तो प्रोनाउन तो आपके पास माइन है, माई तो आपके पास एडजेक्टिव है। हम एडजेक्टिव की बात ही नहीं कर रहे, हम तो प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब फिक्रे में आपके पास माइन आना चाहिए था, माई नहीं आना था। तो जिसकी वजह से ऊपर वाला आपके पास सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो गया। जो करेक्ट आपके पास टेंस है वो ये है, दिस कार इज माइन। ठीक है, आई होप इन दो एग्जाम्पल से आपको पोजेसिवनेस केस की समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम किसी भी चीज को पोजेसिव शो करवाते हैं। थोड़ा सा और एग्जाम्पल जो है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब देखें, अच्छा, ये दो एग्जाम्पल सिर्फ आपकी पोजेसिव से रिलेटेड थी।
अब मैं जो आगे एग्जांपल देने लगी हूँ ना, वो मैं पर्सनल प्रोनाउन से देने लगी हूँ, इन दो केस से नहीं दे रही। ठीक है, अब मैं आपको वो टेबल यूज करना सिखाने लगी हूँ, ये टेबल को कैसे देखा जाता है और कैसे नहीं देखा जाता। तो एक बात मेरी याद रखिएगा, वैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, बट फिर भी मैं अगेन आपको डिस्कस करके बताना चाहूंगी कि जब भी आपके पास कोई सेंटेंस लिखा हुआ होता है, उसमें पहले सब्जेक्ट होता है, जिसे आप सब्जेक्टिव भी कहते हो, फिर आपके पास वर्ब होता है, फिर आपके पास ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस को लिखने का ये जनरल स्ट्रक्चर होता है। अब इस स्ट्रक्चर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट एग्जांपल देखो कि हेल्प ही मी हेल्प ही। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो मी है, जो पहला लफ्ज होता है, वो हमेशा आपके पास सब्जेक्टिव होता है। देखिए मैंने ऊपर ग्रीन कलर से SUB लिखा हुआ है, और जो दूसरा आपके पास वर्ड होता है वो वर्ब होता है। ठीक है, हेल्प आपके पास वर्ब है, मैंने वी लिखा हुआ है। ही को देखें, ही आपके पास ऑब्जेक्टिव ओ होना चाहिए था। यानी कि जो आपके पास तीसरा लफ्ज है वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का रोल प्ले करता है। बिकॉज सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये था कि पहला एस होता है सब्जेक्टिव, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्टिव होता है। अब आपने इस फिक्रे के अंदर ढूंढे, खुद आप बताओ, क्या मी यहाँ पे सब्जेक्टिव है कि नहीं है? टेबल के अकॉर्डिंग चेक करें, क्या मी सब्जेक्ट है? चेक करें, देखें यहाँ पे, देखें कहीं पर मी है सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में? नहीं, देखिए मी तो यहाँ लिखा नहीं हुआ। मी सब्जेक्ट नहीं है, मी तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये देखिए ऑब्जेक्टिव के केस में है। लेकिन पहला लफ्ज तो हमेशा सब्जेक्टिव होता है। तो इसका मतलब आपने टेंस गलत लिखा हुआ है। वहां पर मी की जगह पर क्या आएगा? सब्जेक्ट वाला केस आएगा। और मी की जगह पर आपने सिंपल क्या करना है? सब्जेक्ट वाला केस लिखना है, और मी के साथ आई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मी की जगह पर अब क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। देखिए मैंने मी की जगह आई लिख दिया, हेल्प हेल्प रहेगा। और यहाँ पर देखें, अब ही क्या ऑब्जेक्ट है? देखें, ही ऑब्जेक्टिव है, चेक करें। यहाँ पर देखें, ही है लिखा कहीं पर? नहीं लिखा हुआ, ही तो नहीं है यहाँ पे, ही तो यहाँ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आपने ऑब्जेक्ट यूज करना है, ही के आगे ऑब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है? हिम लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आपको वहां पर ही की जगह पर क्या इस्तेमाल होगा? हिम यूज होगा। देखिए हिम लिखा हुआ है। अब ये सेंटेंस करेक्ट हुआ है। अब पहले वाला रॉन्ग था, ये बना आई हेल्प हिम, मैंने उसकी मदद की। ये करेक्ट सेंटेंस है। पेपर में कैसे होगा? मैंने राइट साइड पे जो है आपको कॉलम बनाकर दिया हुआ है, पेपर में ऐसे पूछे होंगे, मैं उसको भी अभी डिस्कस करके बताती हूँ। फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि टेबल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। अब नेक्स्ट भी देखें, मजीद और एग्जांपल कर लेते हैं। हिम हेल्प आई। अब बताएं, ही हेल्प आई, वैसे तो देखने से ही मुझे पता चल रहा है कि फिक्रा गलत लिखा हुआ है, क्योंकि हम नॉर्मल भी अगर सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, हमने बचपन में भी कभी ऐसा फिक्रा नहीं पढ़ा कि हिम हेल्प आई, हिम पहले इस्तेमाल हुआ हो, नहीं पढ़ा। अब मुझे बतानी है गलती कि इस टेंस को करेक्ट कैसे किया जा सकता है। आपने करना है इसको करेक्ट। अब करेक्ट कैसे करना है? अब देखें, आपको पता है पहला हमेशा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, पहला ऑलवेज आपके पास क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो हिम क्या सब्जेक्ट है? चेक करें टेबल के अंदर, क्या हिम सब्जेक्ट है? नो, हिम सब्जेक्ट नहीं है। देखिए सब्जेक्ट में कहीं पर हिम आ ही नहीं रहा, हिम तो ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो इसका मतलब आपने वो गलत लिखा हुआ है। हिम के साथ सामने करके देखिए ही लिखा हुआ है, तो आपने सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट में हिम के सामने ही है। तो इसका मतलब वहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? सिंपल, देखिए आपके पास ही आ गया। ठीक है, हेल्प सेल्फ रहेगा आई। क्या आई ऑब्जेक्ट है? चेक करें ऊपर। नो, देखें आई है ही नहीं कहीं पर ऑब्जेक्ट, आई तो सब्जेक्ट है। तो आपने अब ऑब्जेक्ट लिखना है, आई के सामने क्या है? मी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब वहां पर आप किससे रिप्लेसमेंट कर दोगे? मी से रिप्लेसमेंट कर देंगे। देखिए आपके पास मी लिखा है। अब ये टेंस करेक्ट हो गया, ही हेल्प मी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले ही बता रही हूँ, इधर से MCQs आपके लाजमी आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट करेक्ट सेंटेंस। आपने करेक्ट सेंटेंस बताना होता है, उसमें उसने गलत दिए होंगे, आपने यही टेबल और लॉजिक यूज करते हुए सही सेंटेंस को बताना है। कि मैं भी राइट साइड पे कुछ MCQs है उसको डिस्कस करके बताती हूँ, लेकिन MCQs आपके ऐसे ही आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पार्ट है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच वास्ट चीज है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि दिस इज हर्स हाउस। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है सबसे पहले दिस तो सही रहेगा, इज भी सही है, कोई इशू नहीं है। देखिए हम नॉर्मल भी टेंस पढ़ते हैं, दिस तो हर लफ्ज के शुरू में आ रहा, हर आ ही रहा होता है ना हर सेंटेंस के स्टार्ट में, ये रॉन्ग नहीं लग रहा मुझे। दिस इज अपनी जगह पर है। हर्स हाउस, हाउस तो सारा पता घर है, हर्स कुछ अजीब सा लग रहा है, देखने में भी अजीब सा लग रहा है। बिकॉज क्या आपने कभी कहा है कि दिस इज हर्स पेन, दिस इज हर्स बुक?
सिंपल आप कह रहे हो कि दिस इज हर हाउस, नॉर्मल भी हम ऐसे पढ़ते होते हैं। अच्छा वैसे याद रखिएगा, इंग्लिश करने के ना दो तरीके होते हैं याद करने के। एक तो आप ऐसे प्रैक्टिकली समझो जैसे मैं आपको ग्रामर बता रही हूँ, और दूसरा वे होता है आप लिसन करके, सुन के, बोल के, सुन के आप याद कर सकते हो। अब लाइक देखिए, जो यूके के लोग होते हैं, जो अंग्रेज लोग हैं, उनको इंग्लिश आती है, वो बचपन से सीख रहे होते हैं, उन्होंने कौन सा टेंस पढ़े होते हैं? वो टेंस तो उन्होंने नहीं किए होते ना, तो वो तो बाद में करते हैं। तो लिसन, सुनने से, स्पीकिंग से भी आप इंग्लिश सीख सकते हो। तो जैसे आपको पता है चैनल पे चीजें शेयर की जाती हैं, अक्सर टेंसेस शेयर की जाते हैं, तो आप उनको भी साथ साथ रीड करते रहा करें, ताकि आपको हर लिहाज से इंग्लिश A to Z तक अच्छी से क्लियर हो जाए। अब जैसे मुझे सुनने से पता चल गया था कि दिस इज हर हर्स हाउस, कि सुनने में ही मुझे पता चल गया गलत लिखा हुआ है, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। तो इस तरीके से अगर एमसीक्यूज में जब आप पेपर कर रहे हो, टाइम नहीं है, आपके पास टाइम बहुत कम रह गया, फॉर एग्जाम्पल आपका एबिलिटी पार्ट पर ज्यादा टाइम लग गया है, तो आप यही करोगे कि आपकी लिसनिंग अगर स्ट्रांग होगी ना, स्पीकिंग स्ट्रांग होगी, तो आप विद इन सेकंड इसको भी बता सकते हो। तो इंग्लिश के दो ही तरीके होते हैं, लेकिन आपको दोनों तरीका करना है, क्योंकि सारी बात है हमारी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो जिसकी वजह से आपको टफ हो जाएगा कि आप जस्ट स्पीकिंग से ही सीखो। ठीक है, आपको ग्रामर भी आनी चाहिए, स्पीकिंग भी आपको आनी चाहिए। वरना अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं, ग्रामर श्रामर सारी आती होती है, जब बोलने बैठे तो बोलना ही नहीं आ रहा होता, ऐसे भी होता है। तो वो यही है कि आप स्पीकिंग भी मैटर करती है, 50-50% दोनों चीजें मैटर करती हैं आपकी। ये नहीं कि एक ही चीज मैटर कर रही है, दोनों 50-50 मैटर करते हैं। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। अब देखिए हर्ष है। अब हर्ष, देखिए हाउस आपके पास एक नाउन है। अब अगर नाउन है तो नाउन से पहले हमेशा क्या यूज होता है, मुझे बताएं? एडजेक्टिव यूज होता है ना। तो अब बताएं क्या हर एडजेक्टिव है कि नहीं है? अब आपने एडजेक्टिव बताना है। देखिए हर एडजेक्टिव है, हर्ष एक प्रोनाउन है, हर्ष आपके पास एडजेक्टिव नहीं है, तो इसका मतलब ये है फिक्रे में हर्ष गलत लिखा हुआ है, वहां पर हर आना चाहिए, जिसकी वजह से आपने उसको रेस किया और हर की जगह पर क्या लिख दिया, हर लिख दिया। ठीक है, अभी फिगर आपके पास करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, दिस दिस दीज बुक्स आर हर्ट। अब इधर हर्ट आएगा, कैसे आएगा वो देखें, यहाँ पे चेक करें आप। क्या यहाँ पे देखे आपके पास नाउन है? नहीं है, हर के आगे पीछे कोई नाउन नहीं है ना, इसके पीछे देखिए आर लिखा हुआ है, कोई यहाँ पे आपके पास नाउन नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब ये है कि नाउन नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन में आपके पास हर्ज है, हर नहीं है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे आपके पास देखिए हर्ज आ जाएगा, देखिए मैंने लास्ट में हर्ज लिखा हुआ है। तो दीज बुक्स आर हर्स। ठीक है, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। चूज द करेक्ट प्रोनाउन। सारा एंड डैश आर गोइंग टू द लाइब्रेरी। अब देखिए सारा आपके पास क्या है? सारा जो है वो आपके पास नाउन है, ठीक है। और आपको पता है फिक्रे में सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट आपके पास होता है ना, तो ऊपर टेंसेस में देखें सारा नाम लिखा हुआ है, एक लड़की है, तो सब्जेक्ट में आपके पास आई आएगा। क्यों आई आएगा? देखें वी तो लिख नहीं सकते, सारा एंड वी आर गोइंग टू लाइब्रेरी, ये तो पॉसिबल नहीं है, आई आएगा ना, बिकॉज जो लड़की बोल रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मैं खुद बोल रही हूँ कि मैं और सारा जो है हम लाइब्रेरी गए, वहां जाके हमने बुक्स पढ़ी। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी ना कि सारा एंड यू, सारा और तुम जो है वो लाइब्रेरी गए, ये फिगर सही नहीं बनता, आई आपके पास बनेगा। क्यों? क्योंकि मैं स्पीकर हूँ, मैं खुद बोल रही हूँ, और मैंने सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि सारा एक नाम है, फिक्रे में सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। इसलिए मैंने नीचे आंसर में लिखा है कि सब्जेक्ट ऑलवेज टेक सब्जेक्ट प्रोनाउन। फिर जो सब्जेक्ट होता है वो जो प्रोनाउन का इस्तेमाल करता है वो सब्जेक्ट ही लेता है, और आई आपके पास एक सब्जेक्ट है, जिसकी वजह से बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। ऐसे ही आपके पास एमसीक्यूज आएंगे, आपने सेंटेंस को करेक्ट करना होगा। अब ही एंड मी आर गुड फ्रेंड्स, मी एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, अब ये करेक्ट है कैसे? अब देखें हिम एंड आई तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि हिम ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, और ये पहली पोजीशन पर कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है, मी भी ऑब्जेक्ट है, ये भी पहली पोजीशन पर नहीं आ सकता, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ही और आई आएगा, क्यों आएगा? देखें ही और आई किस वजह से आता है, देखें यहाँ चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखें फिक्रे में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। ठीक है, सब्जेक्ट में आपने चेक करना है, इधर सब्जेक्ट में देखना है, ही और आई, ये आपके पास सब्जेक्ट है, जिसकी वजह से आपने इसको यूज किया। फिक्रे में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, बाकी में सबसे पहले आपके पास ऑब्जेक्ट लिखा हुआ था, जिसकी वजह से वो आपके पास बाकी ऑप्शन करेक्ट नहीं थे। अब इधर एक चीज भी देखें, फर्स्ट वाला भी आपके पास इनकरेक्ट है। ही तो आपके पास सब्जेक्ट है, लेकिन मी तो ऑब्जेक्ट है। फिक्रे में तो सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट लिखा हुआ होता है ना,
जो बंदा बोल रहा होता है, जो पर्सन बोल रहा होता है, वो फिक्रे के शुरू में आ रहा होता है, और वो आपके पास सब्जेक्ट होता है। तो मी, क्योंकि दो दो बंदे हैं ना, दो शख्स की बात की जा रही है, तो दोनों को सब्जेक्ट होना चाहिए था, लेकिन फर्स्ट वाले में ये तो सब्जेक्ट है, लेकिन ये नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। इसमें ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। और थर्ड वाहिद है जिसमें ही और आई, ये दोनों आपके पास क्या है, सब्जेक्ट हैं। डी वाले में भी एक सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, तो जिसकी वजह से सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन, फिर आपने करेक्ट बताना है। इट इज शी हु कॉल्ड यू यस्टरडे, इट इज हर हु कॉल्ड यू यस्टरडे, इट वाज शी whom कॉल्ड यू यस्टरडे, इट इज हर whom कॉल्ड यू यस्टरडे। अब यहाँ पर आप चेक कीजिएगा, इट इज शी हु कॉल्ड यू यस्टरडे, आपको कैसे पता चला कि ये आपके पास जो है वो जो आपने टेंस लिखा है ये करेक्ट है। वही वाली बात, सेम वही केस है, सब्जेक्ट फिक्रे के शुरू में आता है। देखिए इट और शी, ये दो वाहिद वर्ड है जो आपके पास सब्जेक्ट के केस में है। बाकी अगर आप देखो तो उसमें आपके पास ऑब्जेक्ट वाला केस आ रहा है, ऑब्जेक्टिव आ रहा है बाकी सब के अंदर। देखिए हर, शी, इट, ये वो आपके पास सब्जेक्टिव केस, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है, तो आपने कौन सा वाला चूज करना है जो आपके पास सब्जेक्ट है, तो जिसकी वजह से आपके पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। तो ये सिंपल, अभी आपने जस्ट प्रोनाउन की फर्स्ट टाइप पढ़ी हुई थी। अब प्रोनाउन की फर्स्ट टाइप कौन सी थी, पर्सनल प्रोनाउन। अब इसकी और भी तकरीबन आप ये देखिए 7 से 8 टाइप्स है, वैसे इसकी ज्यादा भी लिखी होती हैं टाइप्स, लेकिन हम जस्ट मेन मेन को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसकी टाइप है रिफ्लेक्सिव, और उसके बाद तीसरी है इम्फेटिक प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्स, अब रिफ्लेक्स से आपको आइडिया हो रहा होगा कि कोई चीज रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, रिफ्लेक्शन जैसे होता है ना, मिरर होता है, मिरर में जैसे लाइट की रिफ्लेक्शन होती है, जिसे आप रिफ्लेक्स कहते हो, ये वही वाला रिफ्लेक्शन है। अब एक एग्जांपल से समझाती हूँ, वैसे तो एग्जांपल भी दे सकती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा पहले या तो आपको इंग्लिश बता देती हूँ कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। तो अब देखिए रिफ्लेक्स, मैंने साइड पे लिखा हुआ रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्स क्या होता है, आप किसी भी फिक्रे के अंदर, ठीक है, कोई भी आपके पास फिक्रा अगर आपके पास दिया हुआ है, उसमें आप क्या चीज इस्तेमाल करो, उसमें अगर आप इन लफ्जों का इस्तेमाल कर लें, ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर आपके पास किसी भी सेंटेंस में ये लफ्ज आ जाए, तो आप कहोगे कि वो आपके पास रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक प्रोनाउन है। ठीक है। रिफ्लेक्टिव और इम्फेटिक में वैसे लफ्ज का इस्तेमाल सेम होता है, यानी अगर फिक्रे में आई लिखा हुआ है तो आप उसके साथ माई सेल्फ का इस्तेमाल करोगे, वो लिखा हुआ है तो आप और सेल्फ का इस्तेमाल करोगे, यू लिखा हुआ है यूर सेल्फ का इस्तेमाल करोगे, ही लिखा हुआ है हिम सेल्फ का करोगे, शी है हर सेल्फ यूज करोगे, इट है इट सेल्फ करोगे, दे लिखे है तो देम सेल्फ करोगे। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, एक होता है सेल्फ, एक होता है सेल्व्स। ठीक है। तो सेल्फ एक बंदे के लिए होता है, सेल्फ प्लूरल है, ठीक है, जिसमें आप ज्यादा लोगों का यूज इस्तेमाल कर रहे होते हो, या वो जिसमें ज्यादा चीजें आ रही होती हैं। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल का यहाँ पे फर्क है, याद रखिएगा। सेल्फ और सेल्व्स दो चीजें हैं यहाँ पे। देखिए आई में मैं अकेली हूँ इसलिए सेल्फ आ गया, और वी में ज्यादा लोग हैं इसलिए सेल्व्स आ गया। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। ये जो आई वो यू दे, आपको पता है ये आपके पास प्रोनाउन है, और ये जो माई सेल्फ और सेल्फ यूर सेल्फ ये सारी चीजें हैं, इसे आप रिफ्लेक्सिव भी कह सकते हो, इम्फेटिक भी कह सकते हो। ठीक है। और एक और बात याद रखिएगा, आपको पता है कि किसी शख्स जगह या चीज का नाम नाउन कहलाता है। ये मैंने सारे नाउन लिखे हैं, बॉय गर्ल, बॉयज गर्ल्स, कार, ये सब सिंपल मैंने बस नाउन जनरल बात लिखी हुई है। प्रोनाउन आपको पता है जो किसी के नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं, जैसे लड़का है उसकी जगह मैंने ही का लफ्ज इस्तेमाल किया, लड़की है मैंने उसकी जगह शी का लफ्ज इस्तेमाल किया, लड़का लड़के हैं ये एस लिखा बॉयज है, ज्यादा लोगों के लिए हम दे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, याद, ये थोड़ी सी बहुत हिंट दे रही हूँ कि कैसे आपको पता चले कि कोई चीज कैसे इस्तेमाल की जाती है। गर्ल्स हैं ज्यादा लोग हैं दे का इस्तेमाल करते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स हैं ज्यादा लोग हैं फिर से आप दे का इस्तेमाल करोगे। कार कोई आपके पास नाउन है, किसी चीज का नाम है, हो सकता है कि कोई आपके पास एनिमल भी हो सकता है, उसकी जगह भी आप इट का इस्तेमाल करोगे। ज्यादा कार चीजें आ रही है, ज्यादा चीजें हैं, ज्यादा नाउन है, तो आप दे का इस्तेमाल करोगे बिकॉज दे आर प्लूरल। अब ही है तो हिमसेल्फ करोगे। ठीक है। उसके बाद शी है हर सेल्फ करोगे, दे है देम सेल्फ करोगे, दे है फिर देम सेल्फ करोगे। सेल्फ क्यों, बिकॉज ये प्लूरल है, गर्ल्स बहुत सारे हैं। तो इस तरीके से आपने ये दोनों जो टेबल्स बने हुए हैं ना, ये आपने याद करने हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक के अंदर। फिलहाल ये टॉपिक किसको डिस्कस कर रही हूँ, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक को। वैसे ये दोनों अलग अलग चीजें, सेम नहीं है। आगे जाके मैं बताती हूँ कि रिफ्लेक्सिव इम्फेटिक के साथ कैसे चेंज होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है।
लेकिन दोनों में निशानियां सेम होती हैं। ये सेल्फ वाली चीजें ही इस्तेमाल हो रही होती हैं। अब मैं आपको निशानी बताती हूँ, आपको कैसे पता चलेगा कि ये दोनों चीजें जो हैं आपके पास चेंज है। अब हम इन दोनों में फर्क जानते हैं। अब रिफ्लेक्स होता क्या है, आपके पास किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब आ रहा होता है उसकी जगह पर आप एक लफ्ज का इस्तेमाल करते हो जिसे आप ऑब्जेक्ट कहते हो, तो वो आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। इम्फेटिक में आप क्या करते हो, किसी चीज के ऊपर जोर दे रहे होते हैं, फोर्स कर रहे होते हो कि ये चीज मेरी है, वो आपके पास इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। इस चीज को अब देखिएगा थोड़ा सा। अब देखिए मैंने यहाँ पे ना दो कॉलम्स में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर मैंने रिफ्लेक्सिव के बारे में लिखा है, यहाँ पर मैंने इम्फेटिक के बारे में लिखा हुआ है। अब रिफ्लेक्स का मतलब होता है किसी भी एक्शन का रिटर्न हो जाना। थोड़ी सी फिजिक्स अगर आपकी स्ट्रांग हो। अच्छा, वॉइस कम आ रही है। अब बताएं सही आ रही है कि नहीं आ रही, चेक करके बताएं। आई थिंक जो है माइक थोड़ा सा दूर हो गया था। अब जरा देख के बताएं कैसी आ रही है। चले ठीक है। अच्छा देखिए, अब रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है एक्शन का रिटर्न हो जाना। थोड़ी सी फिजिक्स स्ट्रांग हो तो आपको थोड़ा सा याद होगा कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ठीक है, हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है। तो उसमें जो है वो शू की एग्जांपल आती है कि जैसे हमारी अर्थ है, उसमें ग्रेविटेशनल पुल होता है। जैसे ही हम चलते हैं, हमारे जो पाँव होते हैं, जो हमारा जूता होता है, वो क्या करता है, अर्थ के ऊपर जो है, अर्थ की सरफेस के ऊपर जो है वो जोर देता है, फोर्स लगाता है। और उधर से अर्थ का भी अपना जो है वो रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से दोनों की जो फोर्सेस हैं आपस में मिलती है, जिसकी वजह से हम चलते हैं और जमीन के ऊपर बैलेंस होते हैं। तो सिंपल आपने सुना ही होगा कि हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है। तो रिफ्लेक्सिव क्या करता है, जो काम आप करते हो उसको रिवर्स कर देता है, हर एक्शन का रिएक्शन देता है। अब कैसे, इस चीज को समझिएगा। टेंस लिखा हुआ है, शी हर्ट मी, उसने मुझे जो है वो हर्ट किया। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि उसने हमें हर्ट किया ना, अब वो लड़की खुद ही हर्ट हो जाए। अब कुछ ऐसा आपने करना है कि वो लड़की ने जिसने आपको हर्ट किया है वो खुद ही हर्ट हो जाए। अब उसको खुद को हर्ट करने का क्या तरीका है, उसका तरीका ये है कि आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना होगा। तो देखिए, शी हर्ट सेम रह गया, ये सब्जेक्ट है, शी हर्ट वर्ब है। अब मी, मी आपके पास ऑब्जेक्ट है। अब मी की जगह पर आपने हर सेल्फ का इस्तेमाल किया। अब आपको कैसे पता चला ये हर सेल्फ आएगा, देखें। अब शी लड़की थी ना, सब्जेक्ट था, तो जब लड़की शी का जिक्र आएगा तो शी के लिए आपको पता है हम हर सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं। तो देखें, पहले वो लड़की उसने मुझे हर्ट किया था, अगले फिक्रे में शी हर्ट हर सेल्फ, उसने खुद को ही अब हर्ट कर दिया। तो कैसे, देखें फिक्रा ही तब्दील हो गया। पहले उसने मुझे ही किया था, अब वो खुद हर्ट हो गई लड़की। तो अब जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, आपने इस ऑब्जेक्ट की जगह पर किससे रिप्लेस कर दिया, आपने एक प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिया। और जिस प्रोनाउन हर सेल्फ से आपने रिप्लेस किया उसे कहते हैं आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, आप इसमें एक्शन को रिवर्स करते हो। देखिए कैसे एक्शन रिवर्स हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे थे कि शी, फर्स्ट वाले में देखिए, रेड वाले में लड़की पहले हर्ट हुई थी और उसने किसको हर्ट किया, मी को हर्ट किया। और यहाँ पे देखें, शी जो है, वो लड़की हर्ट हुई थी, अब हर्ट उसने खुद को किया। अब क्या हुआ, उसका एक्शन उलट हो गया और लड़की ने खुद को ही हर्ट कर दिया, उसने शी यानी खुद को हर्ट कर दिया। तो इस तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो वर्क करता है, वो आपके हर एक्शन को जो है रिवर्स कर देता है, बैक रिएक्शन देता है। वैसे सिंपल निशानी ये है फिक्रे की, इसमें हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इस चीज का इस्तेमाल होगा। बाकी आपको फिक्रे को देखकर पता चलेगा, सेंटेंस को देख के आपको आइडिया होगा कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। अब थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले ही ऑलवेज ब्लेम डैश फॉर हिज मिस्टेक। अब जाहिर बात है, ही है, आपको पता है लड़का है, लड़की की जगह पर तो हम भाई हिमसेल्फ का इस्तेमाल करते हैं। ये बच्चों वाली बात थी, आप हिमसेल्फ पे टिक लगा दोगे, आपका एमसीक्यूज ठीक है। नेक्स्ट में देखें, वी इंजॉय डैश एट द पार्टी लास्ट नाइट। वी, वी की जगह मैंने भी आपको पर बताया था, वी की जगह पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, देखिए और सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं। देखिए वी की जगह पर ये आ जाएगा। टेबल इंपॉर्टेंट है, टेबल के बगैर आप नहीं बता पाओगे। द कैट, एनिमल का नाम आ जाए, किसी चीज का नाम आ जाए, वहां पर आप इट का इस्तेमाल करते हो। मैंने अभी आपको ऊपर बताया कार वाले में, देखे ये कार वाला था, इट का इस्तेमाल करना, इट सेल्फ का यानी इस्तेमाल करोगे, इसलिए यहाँ पर देखिए इट सेल्फ आ गया। वही टेबल का पूरा इस्तेमाल है, यू है, यू की जगह आप योर सेल्फ का इस्तेमाल करते हो।
देखो शी है, शी की जगह हर सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं। द चिल्ड्रन है, ज्यादा लोग हैं इसलिए आप देम सेल्फ का इस्तेमाल करोगे। वो जो ऊपर चीज लिखी है ना टेबल, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उससे से आपको पता चलेगा। अब नेक्स्ट आपके पास आ गया इम्फेटिक। इम्फेटिक में आप क्या करते हो, जोर देते हो किसी चीज के ऊपर कि भाई ये चीज मेरी है। इस एग्जाम्पल से समझिएगा, शी हर सेल्फ डिड ऑल द वर्क, उसने सारा काम खुद किया। ठीक है, उसने सारा काम खुद किया। अब अगर मैं ये खुद का लफ्ज हटा दूं, मैं कहूं, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ हर सेल्फ को, मैं कहती हूँ शी डिड ऑल द वर्क, उसने सारा काम किया। अब देखें, अब उसने सारा काम किया और उसने सारा काम खुद किया। जो खुद लफ्ज है ना हर सेल्फ, उसने कैसे इस सेंटेंस के ऊपर प्रेशर डाला है, हर सेल्फ ने प्रेशर डाला है इस सेंटेंस के ऊपर कि भाई उस लड़की ने ये काम सारा खुद किया है, उसने किसी की हेल्प नहीं ली। तो ये जो हर सेल्फ है, ये पूरे फिक्रे के अंदर प्रेशर डाल रहा है, जिसकी वजह से आपको पता चला कि हर सेल्फ आपके पास इम्फेटिक प्रोनाउन है। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो इम्फेटिक का वर्ड है ना, ये टेंस में आगे पीछे भी हो सकता है। लाइक देखिए, पहले शी के साथ आ गया, अब आप इसको फिक्रे के आखिर में भी लिख सकते हो, मतलब सेम ही है। देखिए, शी डिड ऑल द वर्क हरसेल्फ, ये फिक्रा भी सही है, ऊपर वाला सेंटेंस भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। मैंने ऊपर ग्रीन कलर से यही लिखा है कि एंड में भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, आई डैश कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट विदाउट एनी हेल्प। आई है, आई की जगह माई सेल्फ आएगा। अब आपको कैसे पता चला ये फैटिंग है, उसने कहा आई डैश कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट विदाउट एनी हेल्प, मैंने ये प्रोजेक्ट खुद ही अकेले कंप्लीट किया है, मैंने किसी की हेल्प नहीं ली। तो इसमें मैंने खुद पे जोर दिया है कि भैया मैंने किया है, माई सेल्फ है। तो आई के साथ आपको पता माई सेल्फ आएगा, और आपको पता चला कि सारा काम मैंने खुद किया है, मैंने अकेले किया है। तो यानी ये फिक्रा इम्फेटिक है, इसमें जोर दिया जा रहा है कि मैंने अपनी मदद खुद की है, मैंने किसी की हेल्प नहीं ली। तो इस फिक्रे से आपको पता चला कि इसमें ये जो फिक्र है ये इम्फेटिक का है। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रिंसिपल डैश डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइज अमंग द स्टूडेंट, इसमें हिमसेल्फ आएगा। द डैश एडमिटेड दैट शी वाज रॉन्ग, शी हरसेल्फ आएगा, आपको पता है। वी विल सी द मिनिस्टर टुमारो, इसमें हिमसेल्फ आएगा। यू डैश टोल्ड मी अबाउट द प्रॉब्लम यस्टरडे, यू के साथ योर सेल्फ आएगा। मेन चीज आपकी ये टेबल ही है। ये दो अगर आप जुबानी याद कर ले तो फिंगर टिप्स पे आप इजीली जो है वो किसी भी टेंस को पहचान सकते हो कि वहां पर हर सेल्फ आना है, हिम सेल्फ आना है, देम सेल्फ आना है, इट सेल्फ आना है, और सेल्फ आना है, क्या आना है। तो ये आपके लिए टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल इसकी ये टाइप थी। नेक्स्ट आपके पास है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वैसे मीटिंग का टाइम फिलहाल एंड होने वाला है,